Hey everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel IGNOU E-पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम अपनी यूनिट 10 दैट इज मोटिवेशन को कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे आज हम थ्योरी एक्स वाई और जेड के बारे में. ऑलरेडी हम दो थ्योरीज डिस्कस कर चुके हैं. सबसे पहले हमने डिस्कस करी थी मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी और उसके बाद हमने डिस्कस किया है हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी. तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है उनको जरूर देख लीजिएगा. उनका लिंक मैं आपको यहाँ पर आई बटन में शेयर कर दूंगी. और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी एक्स और वाई के बारे में. अब जो थ्योरी एक्स और वाई है इसको प्रोपाउंड किया था मैकजॉर्जर ने. ठीक है, थ्योरी जेड दूसरे पर्सन ने दी है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. लेकिन जो थ्योरी एक्स और वाई है वो मैकजॉर्जर ने यहाँ पर दी है. ठीक, अब ये जो दोनों थ्योरीज हैं ये अपने अपने एक्सट्रीम की बात करती हैं. ये दोनों ही कॉन्सेप्ट अलग हैं और इनके बीच में डिफरेंस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करें थ्योरी एक्स की तो थ्योरी एक्स एक तरीके से कह सकते हैं कि नेगेटिव कॉनोटेशन की तरफ जाती है. मतलब कि यहाँ पर आप सिंपली ये कह सकते हैं कि ऑटोक्रेटिक स्टाइल को ज्यादा फॉलो करती है. ऑटोक्रेटिक मतलब तानाशाही वाला. ठीक है, जहां पर मैनेजर के पास पूरा कंट्रोल होता है, सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है. अपने सबऑर्डिनेट्स को वो उस हिसाब से क्या करता है, मैनेज करता है, उनको उसके हिसाब से काम देता है. ठीक है, यहाँ पर जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके पास इतनी फ्रीडम नहीं होती है. पूरा जो सोल कंट्रोल है वो किसके पास होता है, मैनेजर के पास होता है. ठीक है, तो ये जो फॉर्म है हमारी ये ट्रेडिशनल अप्रोच कहलाती है जो थ्योरी एक्स है. ठीक है, थ्योरी एक्स हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच कहलाती है क्योंकि यहाँ पर पहले क्या होता था कि जो मैनेजर्स हैं वो सोचते थे कि सारी पावर मेरे पास रहे, मैं एम्प्लॉयज को कोई पावर नहीं दूंगा वरना एम्प्लॉयज हो सकता है उसका गलत इस्तेमाल करने लग जाएं. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस में चलती है जहां पर सिर्फ और सिर्फ मैनेजर ही सब कुछ देख रहा है. ठीक है, अब देखिए अभी मैंने आपको ये बताया कि जो थ्योरी एक्स है वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल को बहुत ज्यादा फॉलो करती है जहां पर मैनेजर्स का सोल कंट्रोल होता है. अब जब मैनेजर का सोल कंट्रोल है तो एम्प्लॉयज के पास उतनी फ्रीडम तो रहेगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है. तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज के बीच में एक फियर हमेशा रहेगा. ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी उस हिसाब से नहीं होगी, उनकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो भी उस हिसाब से नहीं हो पाएगी. क्योंकि अगर हम कभी भी प्रेशर में काम करते हैं, देखिए दो तरीके के प्रेशर होते हैं. एक प्रेशर ये होता है कि जो जरूरी है, ठीक है, वो एक आपको पुश देता है. लेकिन जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है उस टाइम पर हम अपने काम की तरफ ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं. एक सर्टेन लेवल तक प्रेशर लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है और वो इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है ताकि हमें जो अपना गोल को अचीव करना है हम कर सकें. ठीक है, जैसे एग्जामिनेशन के टाइम पर हम सभी को बहुत ज्यादा डर लगता है ना. आज भी भले कितनी ही आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले आपको डर लगेगा, आपको लगेगा आपको कुछ भी नहीं आता है, जितना आपने पढ़ा था आप सब कुछ भूलते जा रहे हैं. ये सिचुएशन सबके साथ होती है, आप लोगों के साथ भी होती है और मेरे साथ भी होती है. ठीक है, तो वो एक प्रेशर उतना जरूरी होता है. लेकिन अगर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी पर उसका असर पड़ता है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें थ्योरी वाई की तो थ्योरी वाई जस्ट ऑपोजिट है आपकी थ्योरी एक्स से. थ्योरी एक्स में जहां पर हम बात कर रहे थे ट्रेडिशनल अप्रोच की, थ्योरी वाई यहाँ पर बोलती है मॉडर्न अप्रोच के बारे में, एक पॉजिटिव कॉनोटेशन की तरफ, जहां पर हम बोलते हैं कि एम्प्लॉयज का इक्वल पार्टिसिपेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है. तो जो हमारी थ्योरी एक्स थी ये बेसिकली ऑटोक्रेटिक स्टाइल पर चल रही थी, बट जो हमारी थ्योरी वाई है ये डेमोक्रेटिक स्टाइल पे चलती है जहां पर सबको फ्रीडम है अपनी बात कहने की, अपनी बात रखने की, इक्वल पार्टिसिपेशन की. तो ये अप्रोच कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करती है, एफिशिएंसी को भी बढ़ाती है एम्प्लॉयज की. क्योंकि जब एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन इक्वल होगा, उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उससे एम्प्लॉयज में मोटिवेशन आएगा. उनको भी लगेगा कि जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसको रिकॉग्नाइज कर रही है, उसके बारे में कुछ सोच रही है. ठीक है, so theory Y is based upon the modern behavioral approach which treats the employees as capable, responsible and
मैच्योर। थ्योरी वाई हमारी बिहेवियरल अप्रोच की बात करती है और ये बोलती है कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो इक्वली केपेबल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं और मैच्योर हैं, जो कि एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है हमारी थ्योरी एक्स से, क्योंकि यहाँ पर क्या सोचते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज है अगर हमने उनको पावर दे दी तो हो सकता है वो उसका मिसयूज करने लग जाएं, इसीलिए मैनेजर्स अपने तक ही सारी पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आई होप बेसिक ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कि थ्योरी एक्स क्या कहती है और थ्योरी वाई क्या कहती है। थ्योरी एक्स नेगेटिव अप्रोच की तरफ चलती है, हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच है, लेकिन थ्योरी वाई मॉडर्न अप्रोच की तरफ एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर चलती है, जहां पर हम एम्प्लॉयज का इक्वल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं थ्योरी एक्स के अजम्पशन के बारे में। तो सबसे पहला अजम्पशन कह रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो काम करना पसंद नहीं करते हैं और वो हर एक कोशिश करेंगे जैसे भी वो काम को अवॉइड कर सके। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि थ्योरी एक्स में जो हमने असम्पशन ली है वो ये है कि ह्यूमन बीइंग्स बहुत लेजी होते हैं, वो काम करना नहीं चाहते, उनको काम करना पसंद नहीं होता है। ठीक है, एज द एम्प्लॉयज आर लेजी दे मस्ट बी कंट्रोल्ड, कोड, threatened with punishment to achieve goals to which they are indifferent। इसीलिए मैनेजर्स के पास सोल कंट्रोल होता है, क्योंकि मैनेजर्स को लगता है कि एम्प्लॉयज खुद से कोई काम नहीं करेंगे जब तक उनको प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, उनको पुश नहीं किया जाएगा, उनको थ्रेटन नहीं किया जाएगा, उनको डराया धमकाया नहीं जाएगा, तब तक वो कोई भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए सोल कंट्रोल इसके पास रख दिया जाता है मैनेजर्स के पास। ठीक, हमारा that average employees will try to avoid responsibility and seek formal direction whenever possible because they have relatively little ambition। देखिए, ये अभी हमने फर्स्ट पॉइंट ही पढ़ा था कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको काम करना पसंद नहीं है और वो हर एक मुमकिन प्रयास करेंगे जहां पर उन्हें काम ना करना पड़े। इसीलिए मैनेजर्स को यहाँ पर उनको प्रेशराइज करना पड़ता है, उनको थ्रेटन करना पड़ता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करें। ठीक है, अब जब इस तरीके का बिहेवियर है तो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लेना नहीं पसंद करेंगे। ठीक है, और जो ऐसे पर्सन होते हैं उनका अपनी लाइफ में कोई गोल या फिर कोई एम्बिशन नहीं होता, क्योंकि अगर किसी पर्सन का अपनी लाइफ में कोई गोल है, कोई ऑब्जेक्टिव है, तो वो ऑब्वियस सी बात है एक प्रॉपर डायरेक्शन में काम करने की कोशिश करेगा, भले उसको एक्सटर्नल प्रेशर मिले और चाहे ना मिले। ठीक है, तो यहाँ पर यही बता रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी वो टेक ओवर करना नहीं चाहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है दैट मोस्ट वर्कर्स प्लेस सिक्योरिटी अबव ऑल द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द वर्क। देखिए, इस पॉइंट में क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉयज या वर्कर्स के लिए सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है थ्योरी एक्स में। बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वर्क से रिलेटेड उनको उससे इतना मतलब नहीं होता है, भले आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, आप लोग के बीच में एक अच्छा रिलेशन क्रिएट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है कि नहीं, उनकी खुद की एफिशिएंसी बढ़ रही है कि नहीं, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ मेजर फैक्टर क्या उनके लिए, सिक्योरिटी। ठीक है, सो दीज assumptions about human nature are negative in their approach. So managers who advocate these views feel that extreme control is most appropriate for dealing with irresponsible and immature एम्प्लॉयज। तो इसीलिए यहाँ पर जो एम्प्लॉयज उनको इमैच्योर और इररिस्पॉन्सिबल समझा जाता है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना नहीं चाहते हैं, कोई टास्क को परफॉर्म करना नहीं चाहते, उन्हें कोई काम करना पसंद नहीं होता है। तो इसीलिए मैनेजर्स को यहाँ पर उन्हें प्रेशराइज करना पड़ता है, अब चाहे वो नेगेटिव सेंस में करना पड़े चाहे पॉजिटिव सेंस में, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर पाए। ठीक है, so this is an autocratic style of leadership based on the traditional theory of what workers are like and what management must do to motivate them. So workers have to be persuaded and pushed into performance. So I hope आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि थ्योरी एक्स बेसिकली क्या बोलती है और इसके assumptions क्या हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं थ्योरी वाई के assumption के बारे में। तो सबसे पहला assumption है that the average human being does not inherently dislike work. He can view work as natural or enjoyable as rest or play. तो मैंने आपको बताया था कि थ्योरी एक्स जस्ट ऑपोजिट होती है हमारी थ्योरी वाई की, जहां पर हम बात कर रहे थे थ्योरी एक्स में कि जो वर्कर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं,
वो वर्क करना नहीं चाहते हैं। लेकिन थ्योरी वाई में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर लोग वर्क को अपने एंजॉय करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दैट एम्प्लॉइज विल एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ कंट्रोल इन द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स टू विच दे आर कमिटेड। तो जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके खुद कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं, एक सेट डायरेक्शन में वो अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। इसीलिए मैनेजर्स को यहाँ पर उनको प्रेशराइज करना नहीं पड़ता है, उनको थ्रेटन नहीं करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गिवन प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस एवरेज पर्सन कैन लर्न टू एक्सेप्ट एंड इवन टू सी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमको काम करना है तो उसकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। अभी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि वर्किंग कंडीशन अगर सूदिंग होगी तो उससे सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है तो डिससैटिस्फैक्शन एम्प्लॉय के बीच में जरूर हो सकता है। ठीक है, तो वर्किंग कंडीशंस अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी हैं तो एक एवरेज पर्सन भी काम कर सकता है, सीख सकता है और आगे फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी लेने को तैयार हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कमिटमेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स इज अ फंक्शन ऑफ द रिवॉर्ड्स एसोसिएटेड विद देयर अचीवमेंट। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉइज हैं, जो वर्कर्स हैं, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए कमिटेड है। ठीक है, उनको पता है कि उनको ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना, उनका ये गोल है, उनको ये काम असाइन किया गया है उसे अचीव करना, और उसके लिए उनको रिकॉग्निशन भी मिलती है, उनको रिवॉर्ड भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑल द पीपल आर केपेबल ऑफ मेकिंग इनोवेटिव एंड क्रिएटिव डिसीजंस एंड द डिसीजन मेकिंग is not the sole province of the people in the management position। देखिए, ये चीज अभी हमने डिस्कस भी करी थी कि जो थ्योरी वाई है वो डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप पे काम करती है, मतलब कि इक्वल पार्टिसिपेशन की बात करती है एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर का। ठीक है, यहाँ पर जो मैनेजमेंट पोजीशन के लोग हैं, जो हमारे मैनेजर्स हैं, उनके पास ही सोल अथॉरिटी नहीं रहती कोई भी डिसीजन लेने की। जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो भी इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने आइडियाज बता सकते हैं, इनोवेटिव तरीके अपने बता सकते हैं, कोई डिसीजन अगर लेना है तो उसमें वो हेल्प कर सकते हैं, इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, so this theory has assumed a new approach in the management. It emphasizes on the cooperation between the management and the employee. ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कोऑपरेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना कोऑपरेशन के नहीं चल सकता है। ठीक है, अगर वहीं हम बात करें थ्योरी एक्स की, जहां पर ऑटोक्रेटिक स्टाइल की बात हो रही थी, तो वहां पर एक तरीके से कह सकते हैं कि कोऑपरेशन उतना ज्यादा नहीं है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉइज को कहीं ना कहीं थ्रेटन कर रहे हैं, उनको फोर्स कर रहे हैं काम करने के लिए। लेकिन थ्योरी वाई किसकी बात करती है, कोऑपरेशन की, एक प्रॉपर रिलेशनशिप, कंजनल रिलेशनशिप, एक अच्छे एनवायरनमेंट की बात करती है ऑर्गेनाइजेशन में बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। The individuals and the organizational goals do not conflict this approach. So this theory places greater emphasis on the satisfaction of high level needs of the employee. तो जो हमारी थ्योरी वाई है वो किस पे एम्फसाइज करती है, हाई लेवल नीड्स। हाई लेवल नीड्स हमारी कौन सी थी, अगर आपको मैस्लो की नीड्स याद हो तो हमने बात करी थी एस्टीम नीड्स की एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, जहां पर हम किसकी बात करते हैं, रिकग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कैपेबिलिटी की, पोटेंशियल की। ठीक है, तो ये किस पे फोकस करती है थ्योरी वाई, हमारी हाई लेवल नीड्स पे फोकस करती है। सो मैकजॉर्जर हिमसेल्फ होल्ड्स दैट The assumption of theory Y are more valid than theory X। obvious सी बात है, ये हमको पढ़ के भी समझ में आ रहा है कि theory Y के जो assumptions है वो ज्यादा valid है, ज्यादा सही है अगर हम theory X से उसे compare करें। Thus delegation of authority, job enlargement, management by objectives and participative management technique are great motivators for the employee। अब देखिए, यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, हालांकि इनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की, तो मतलब क्या हुआ कि अथॉरिटी को डेलीगेट करना, ट्रांसफर करना, और जब अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है तो अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। ठीक है, नेक्स्ट बात करें जॉब एनलार्जमेंट की, तो अभी अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है तो मैंने अभी आप लोगों के साथ एक डिफरेंस भी शेयर किया था जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट का, राइट, अगर आपने देखा हो, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही थी अपने असाइनमेंट्स को लिखने के लिए, तो इसलिए मैंने शेयर किया था।
तो जॉब एनलार्जमेंट जॉब डिजाइन की एक टेक्निक होती है जिसमें क्या होता है कि कोई भी जॉब अगर परफॉर्म करी जा रही है उसके टास्क को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया। तो इंक्रीज इसलिए किया जाता है ताकि एम्प्लॉयज के बीच में बॉर्डम ना आए, मतलब कि एम्प्लॉयज बोर ना हो जाए वही सेम चीज को परफॉर्म करते करते। ठीक है, इसलिए उनके जो जॉब है उसमें कुछ टास्क को ऐड किया जाता है, कुछ चैलेंजेस को ऐड किया जाता है ताकि एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहे और उनके अंदर एक हमेशा स्पार्क रहे नई चीज को करने का, नई चीज को एक्सप्लोर करने का। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की, जिसको शॉर्ट में एमबीओ भी बोला जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में भी काफी क्वेश्चंस आते हैं एमबीओ से। ठीक है, तो देखिए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बेसिकली मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज, वर्कर्स, सबऑर्डिनेट्स हैं वो जब इंडिविजुअली अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे तो एज अ होल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी अचीव हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा थ्योरी एक्स क्या कहती है, थ्योरी वाई क्या कहती है और दोनों के अजम्पशंस क्या हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। मैंने आपको बताया ही है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस है हमारा फोकस ऑन नीड्स। तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो थ्योरी वाई है वो हायर लेवल नीड्स की तरफ बात करती है, हायर लेवल नीड्स को फोकस करती है। और हायर लेवल नीड्स कौन सी थी हमारी? एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक, लेकिन वही थ्योरी एक्स की बात करी जाए तो ये लोअर लेवल नीड्स को फोकस करती है, दैट इज आपकी फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स। क्योंकि वहां पर हमने क्या डिस्कस किया था जब हम अजम्पशंस बात कर रहे थे कि जो एम्प्लॉयज है, जो वर्कर्स हैं, उनका जो मेजर फोकस रहता है वो सिक्योरिटी पे रहता है, बाकी अदर फैक्टर्स को इतना वो कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो थ्योरी एक्स इस पे फोकस करती है हमारी लोअर ऑर्डर नीड्स है, लोअर लेवल नीड्स को, और थ्योरी वाई हायर लेवल नीड्स को फोकस करती है। ठीक है, इस बात करें स्टाइल ऑफ लीडरशिप की तो आपको ये क्लियर ही हो गया होगा, ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल रहता है हमारा थ्योरी एक्स, लेकिन थ्योरी वाई डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप की बात करती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोल ऑफ इंसेंटिव्स। तो थ्योरी एक्स में बोल रहा है दैट इट एम्फसाइजेस द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इन द मोटिवेशन, और यहाँ पर किसकी बात करते हैं? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की। अब देखिए ये पॉइंट को और ये पॉइंट को हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की। ठीक है, मतलब कि मॉनेटरी बेनिफिट्स की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक, सैलरी, वेजेस, कमीशन, इसकी बात हो रही है। ठीक, लेकिन थ्योरी वाई किसकी बात कर रहा है? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की। अब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं? रिकॉग्निशन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कैपेबिलिटी, पोटेंशियल, ठीक है, वर्किंग एनवायरनमेंट। अच्छा, तो ये हमारे कहीं ना कहीं किस में आते हैं? हमारे हायर ऑर्डर नीड्स या हायर लेवल नीड्स में आते हैं। तो आई होप आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे पॉइंट्स को। अब जब पॉइंट्स को हम रिलेट कर सकते हैं ना तो वहां पर हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको ये पहला पॉइंट याद आ गया तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा। तो थोड़ा सा रिलेट करके भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको चीजों को मगअप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोल ऑफ जॉब फैक्टर्स और जॉब। सो थ्योरी एक्स बोल रही है दैट इट अज्यूम्स की रोल ऑफ जॉब फैक्टर्स इन द मोटिवेशन, और थ्योरी वाई में बोला दैट इट अज्यूम्स की रोल ऑफ जॉब इटसेल्फ इन द मोटिवेशन। यहाँ पर किस पे फोकस रहता है? मेनली हमारी जो जॉब है वही हमको मोटिवेट करती है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं मोटिवेट करने में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर। So theory X is a traditional theory of motivation, whereas theory Y is modern theory of motivation. ये पॉइंट भी अब आपको क्लियर होगा और इसको भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट पॉइंट है एप्लीकेबिलिटी। सो इट इज मोर एप्लीकेबल टू इलिटरेट और अनस्किल्ड एंड लोअर लेवल एम्प्लॉइज, और थ्योरी वाई बोल रही है दैट इट इज मोर एप्लीकेबल टू स्किल्ड एम्प्लॉइज ऑक्यूपाइंग हायर पोजीशंस। तो यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रोफेशनल एम्प्लॉइज की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, वहीं अगर हम थ्योरी एक्स की बात करें तो ये अनस्किल्ड या इलिटरेट एम्प्लॉइज या फिर वर्कर्स के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज करती है, उनके ऊपर ज्यादा अच्छे तरीके से एप्लीकेबल होती है। ठीक है,
आई होप डिफरेंस क्लियर हो गया होगा दोनों थ्योरीज के बीच में। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं थ्योरी जेड के बारे में। तो थ्योरी एक्स थ्योरी वाई किसने दी थी? मैकजॉर्जन ने दी थी। थ्योरी जेड दी थी आउची ने। ठीक है, इनका नाम ही अलग टाइप का है थोड़ा सा, लेकिन इसको याद रखिएगा। जितनी भी थ्योरीज हैं किसने दी है, किसने प्रोपाउंड की है, ये जरूर याद रखना है और ये आपको आंसर्स में मेंशन भी करना है। ठीक, अब अगर चाहें तो आप उसको हाईलाइट कर दें, वरना उसको आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख दें ताकि एग्जामिनर की नजर इस पे जाए। ठीक, तो इनका पूरा नाम था विलियम आउची। ठीक है, इन्होंने थ्योरी जेड को प्रोपाउंड किया था। The theory Z, a hybrid model that blends elements of successful Japanese managerial practice with an assessment of US workers' needs. So it focuses heavily on humanistic philosophy, teamwork, consensus decision. तो थ्योरी Z किस पे फोकस करती है? ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी, ह्यूमंस को कंसिडर करते हुए, टीम वर्क, टीम स्पिरिट की बात करती है, कंसेंसस डिसीजन की बात करती है, सब लोगों के इक्वल पार्टिसिपेशन की बात करती है। So this theory is rooted in the idea that employees who are involved in and committed to an organization will be motivated to increase the productivity. तो जो भी employees organization के लिए dedicated हैं, committed हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो मोटिवेटेड भी होंगे, और जब एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होंगे तो वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, so based on the Japanese approach to management and motivation, theory Z managers provide rewards such as long-term employment, promotion from within, participatory management and other techniques to motivate एम्प्लॉइज। तो आपके एम्प्लॉइज अगर मोटिवेटेड हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको रिकॉग्निशन देगा, रिकॉग्नाइज करेगा, अप्रिशिएट करेगा, रिवॉर्ड्स के थ्रू करे, प्रमोशन आपको दे, कोई भी XYZ तरीका ले सकते हैं एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने का। ठीक है, द थ्योरी डिनोट्स द फॉलोइंग पॉइंट। सबसे पहला चीज बोल रहा है दैट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंस टू लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं, उनको ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हैं, तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट रहता है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो भी काफी अच्छा रहता है, काफी लंबा रहता है ना। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल हैं, आप अच्छे से अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी आपको वर्क असाइन किया जा रहा है आप वो कर रहे हैं, तो आप लंबे टाइम तक उस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कंसेंसस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सभी लोगों का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, सब लोग मिलकर यूनानिमस डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ऑब्वियस बात है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो डेडिकेटेड हैं, मोटिवेटेड है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगी और वो भी अपने प्रॉपर तरीके से ही होगी, सिस्टमैटिक वे में ही चलेगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस टू बी प्रॉपर एंड कंसिस्टेंट विद प्रमोशन। और लास्ट पॉइंट कह रहा है करियर प्रोस्पेक्ट्स टू बी मॉडरेट एंड इन स्पेशलाइज्ड फील्ड। अब देखिए थ्योरी जेड आपको पढ़ के लग रहा होगा कि ये थ्योरी वाई की तरह है, कुछ कुछ है, क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे? थ्योरी वाई में बिहेवियरल अप्रोच की बात कर रहे थे, है ना, और थ्योरी जेड में किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी की बात कर रहे हैं। तो समवॉट सिमिलर होती है, लेकिन कुछ डिफरेंस है, यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको तीनों थ्योरीज में कंपैरिजन समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर थ्योरी एक्स की बात करें तो एम्प्लॉइज डिसलाइक वर्क एंड विल ट्राई टू अवॉइड इट। ठीक है, ये चीज हमने भी डिस्कस करी थी। थ्योरी वाई में क्या बोल रहा है? दैट एम्प्लॉइज व्यू वर्क एज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ और इसको वो एंजॉय करते हैं। ठीक, थ्योरी सेट क्या बोल रही है? दैट एम्प्लॉइज इन्वॉल्वमेंट इज द की टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो एम्प्लॉइज का जब इन्वॉल्वमेंट है, इक्वल पार्टिसिपेशन है, उसकी वजह से ही प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे क्या बोल रहा था थ्योरी वाई में कि जो एम्प्लॉइज है वो अपने वर्क को एंजॉय करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्टिविटी की जो बात हो रही है, वो एम्प्लॉइज के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है एम्प्लॉइज प्रेफर टू बी कंट्रोल्ड एंड डायरेक्टेड। ठीक है, ये चीज हमने असम्पशन में भी डिस्कस करी थी।
थ्योरी वाई की बात करें तो एम्प्लॉइज प्रेफर लिमिटेड कंट्रोल एंड डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी बात कर रहे थे, बिहेवियरल अप्रोच की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर एम्प्लॉइज के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता और ना ही करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। थ्योरी सेट क्या बोल रही है, दैट एम्प्लॉइज कंट्रोल इज इम्प्लाइड एंड इनफॉर्मल। इम्प्लाइड मतलब कि बार बार बोलने की जरूरत नहीं, अगर हम किसी मैनेजर के अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने अगर हमको कोई काम असाइन किया है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि उस पर्टिकुलर टास्क को मुझे ही परफॉर्म करना, उनको बार बार ये चीज बोलने की या दोहराने की जरूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है दैट एम्प्लॉइज सीक सिक्योरिटी नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर जो मेजर फोकस था वो किस पे था, सिक्योरिटी पे था, ठीक है। नेक्स्ट बात करें थ्योरी वाई की, तो एम्प्लॉइज विल सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। अगर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन है तो यहाँ पर एम्प्लॉइज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो जाएंगे। थ्योरी सेट क्या बोल रही है, दैट एम्प्लॉइज प्रेफर टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग, है ना। यहाँ पर यूनानिमस डिसीजन लेने की बात होती है, सभी लोग एक साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं और एक साथ डिसीजन भी लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है दैट एम्प्लॉइज मस्ट बी इंटिमिडेटेड बाय द मैनेजर्स टू परफॉर्म, ठीक। हमने थ्योरी एक्स में डिस्कस किया था कि जो मैनेजर्स हैं वो थ्रेटन करते हैं, अपने एम्प्लॉइज को प्रेशराइज करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं ताकि वो अपने टास्क को परफॉर्म करें, ठीक। थ्योरी वाई क्या बोलती है, दैट एम्प्लॉइज परफॉर्म बेटर इन नॉन इंटिमिडेटिंग एनवायरनमेंट। थ्योरी वाई जस्ट ऑपोजिट बोलती, कहती है कि मैनेजर्स को थ्रेटन करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है, अपने एम्प्लॉइज को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉइज अपने आप अपने टास्क को परफॉर्म करेंगे, ठीक। थ्योरी सेट क्या कहती है, दैट एम्प्लॉइज परफॉर्म बेटर इन एनवायरनमेंट्स दैट फोस्टर ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। ये कहती है कि अगर ट्रस्ट और कोऑपरेशन एनवायरनमेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंजीनियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है, सबके बीच में एक अच्छे रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर एम्प्लॉइज ऑब्वियस सी बात है बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक। लास्ट पॉइंट है दैट एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड बाय फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। ये हमने डिस्कस किया था कि सैलरी, वेजेस, कमीशन, इनसे ही यहाँ पे एम्प्लॉइज मोटिवेटेड होते हैं। थ्योरी वाई क्या बोलती है, दैट एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड बाय मेनी डिफरेंट नीड्स, ठीक है। बेसिकली हमने यहाँ पे किसकी बात करी थी, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स की बात करी थी। और थ्योरी सेट क्या कह रही है, दैट एम्प्लॉइज नीड गारंटीड एम्प्लॉयमेंट एंड विल एक्सेप्ट स्लो इवैल्यूएशन। तो देखिए थ्योरी सेट यहाँ पे क्या कहती है कि जो एम्प्लॉइज हैं वो क्या चाहते हैं, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं। भले आपका जो इवैल्यूएशन सिस्टम है वो स्लो है, आप उनको स्लोली इवैल्यूएट कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड नहीं दे रहे हैं, बट वो क्या चाहते हैं, एक गारंटीड एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं, ठीक है। वहीं थ्योरी एक्स क्या बोल रही थी कि यहाँ पर फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स की बात होती है और थ्योरी वाई में नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स या फिर जिनको हम हायर लेवल नीड्स की कहते हैं जैसे रिकग्निशन एंड ऑल, इसकी बात होती है, ठीक है। आई होप तीनों थ्योरीज के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि तीनों थ्योरीज क्या कहती हैं। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और इस पर्टिकुलर यूनिट को कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे आगे थ्योरीज के बारे में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही है और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। और एक चीज और बोलना चाहूंगी कि जो भी स्टूडेंट मुझसे कह रहे हैं कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर प्रोवाइड कर दूंगी। इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए। एक बार आपकी डेट शीट का पता चल जाए या ये पता चल जाए एग्जाम्स कब तक होने हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।